मेरे साथ में सर, जस्ट इन टाइम को समझने से पहले आपको ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी समझनी होगी कि बिजनेस चलता कैसे है। सर, एक आम बिजनेस चलता कैसे है, सबसे पहले ध्यान से समझिए। कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्री में गुड्स बनाता है, उसके लिए वो किससे माल मंगवाता है? अपने सप्लायर से माल मंगवाता है। तो सप्लायर से माल मंगवा के मैन्युफैक्चरर अपने फैक्ट्री पे पूरा प्रोडक्शन करता है और ये क्या करता है, अपने रॉ मटेरियल को ऑर्डर देता है अपने सप्लायर को फॉरकास्ट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? जल्दी से बताइए सर। ये देता है फॉरकास्ट के बेसिस पे कि मार्केट में कितने गुड्स मुझे प्रोड्यूस करके देने हैं, उसके बेसिस पे मैं क्या करता हूं, मैन्युफैक्चरिंग अपनी करता हूं। ओके, एंड सेकंड मैं आता हूं डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर में। सर, मैन्युफैक्चरर से माल किसके पास में जाता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। डिस्ट्रीब्यूटर वो इंसान होता है जो इस माल को पूरे इंडिया में, पूरे हर जगह पे जहां पे भी आपका मार्केट आपको करना है वहां पे इसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद चीज आती है रिटेलर के पास में, और रिटेलर जो भी इंसान होता है वो क्या करता है, गुड्स अपने पास में अपनी दुकान में होल्ड करके रखते हैं। जो भी आम दुकान में आप जाते हैं अपने आसपास में, जो कि किराने की दुकान हो, मोबाइल की दुकान हो, स्टेशनरी की दुकान हो, वो आपके एरिया के बेसिस पे मार्केट में फोरकास्ट करता है कि मुझे कितने गुड्स को अपने पास में होल्ड करना है, कितने वैरायटी ऑफ द गुड्स अपने पास में होल्ड करना है। उसके बेसिस पे क्या करता है, रिटेलर ये सारे गुड्स को अपने पास में रखता है और रिटेलर से ये गुड्स जाते हैं अपने कस्टमर के पास में। कस्टमर जब जब दुकान में आएगा अपने हिसाब से देखेगा कि सर मुझे ये चीज पसंद है, सर मुझे ये मोबाइल दिखा दीजिए। जितने भी वैरायटी के मोबाइल है सब उसके पास में दिखते हैं और उनमें से वो एक चुन के अपने पास में ले लेता है। ये होता है एक सप्लाई चेन, ये एक नेटवर्क होता है कि गुड्स कैसे हमारे प्रोड्यूस होते हैं और एंड कस्टमर यानी कि एंड यूजर के पास में कैसे चले जाते हैं। ये है हमारी ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी जो कि आप अपने रिटेल स्टोर में अपने घर के आसपास देखते हैं। और यहां पे आपने नोटिस किया होगा कि पूरा काम चल रहा है फॉरकास्ट के बेसिस पे। मैं अनुमान लगा रहा हूं कि मेरे पास में कितने गुड्स होने चाहिए, मेरे कितने गुड्स बिकेंगे, मेरे पास से कितने कस्टमर्स लेके जाएंगे और कस्टमर आके उनमें से एक चुन के जा रहा है। इसे कहते हैं ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी। आइए जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सर, यहां पे कुछ कमियां थी, यहां पे कुछ गलतियां हो रही थी, इसके कारण जस्ट इन टाइम का इंट्रोडक्शन हुआ था। सर, जस्ट इन टाइम क्या बोलता है, ध्यान से समझिए। जस्ट इन टाइम कहता है कि प्रोड्यूस करो, प्रोक्योर करो। प्रोड्यूस मतलब कि मैन्युफैक्चरर करेगा, प्रोक्योर कौन करता है? जो भी माल खरीदोगे तभी करो जब आपको कोई ऑर्डर रिसीव होता है। सर, मुझे बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। दोस्तों, एक दुकान इमेजिन करिए, उस दुकान में कोई भी गुड्स अवेलेबल नहीं है। एक कस्टमर आता है, उससे समझ लीजिए आईफोन 10X या फिर आईफोन 12 चाहिए और आईफोन 12 का वो उस कस्टमर ऑर्डर देके जाता है अपने दुकानदार को। दुकानदार उसे कहता है कि आपको ये चीज मैं 7 से 8 दिन में या फिर 3 से 4 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। यानी कि उसकी दुकान पूरी खाली पड़ी है, उसके दुकान में 1 रुपए का भी स्टॉक नहीं है। वो अब जाके ये जो ऑर्डर है, ये जो डिमांड कस्टमर की आई है, इसके बेसिस पे वो अपने रिटेलर किसको बोलेंगे, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से माल मंगवाएगा और डिस्ट्रीब्यूटर अपने मैन्युफैक्चरर से माल मंगवाएगा। यानी कि यहां पे जो काम चल रहा है ये पूरा डिमांड बेस पे चल रहा है। जो भी कस्टमर का ऑर्डर है उसके बेसिस पे पीछे प्रोसेसिंग हो रही है। आइए डिटेल में समझते हैं। सर, कस्टमर ने सबसे पहले क्या किया, अपने रिटेलर से जाके डिमांड किया। कोई भी काम कस्टमर है तो कहां जाएगा, अपने आसपास के नियरेस्ट स्टोर में जाएगा उस गुड्स की डिमांड करने के लिए। जो रिटेलर को ऑर्डर आता है वो रिटेलर किससे गुड्स मंगवाएगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर से वो गुड्स मंगवाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटर किसके पास से मंगवाएगा, अपने मैन्युफैक्चरर के पास में। जितने भी ऐसे बल्क ऑर्डर्स आते हैं वो अपने मैन्युफैक्चरर से माल मंगवाएगा। किससे मंगवाएगा, मैन्युफैक्चरर से। और मैन्युफैक्चरर क्या करेगा, जितने भी उससे इस तरीके से ऑर्डर्स आए हैं, जितने भी ऑर्डर आए हैं उसके बेसिस पे वो रिलायबल अपने पास में स्टॉक बना के रखेगा और उसे ही मार्केट में सप्लाई करेगा या अपने सप्लाई से गुड्स मंगवा के रखेगा। सर, ये कहां पे देखने मिलता है? सर, मुझे एक बात बताइए, आप जब भी ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे आप कोई भी मोबाइल अपने सामने पड़ा हुआ नहीं देखते हैं। यानी कि फिजिकली आप उसे टच करके उसका डेमो पीस नहीं देख पाते हैं। आपको उसके पिक्चर्स दिखते हैं, आपको उसके फीचर्स दिखते हैं, आपको उसके बारे में वीडियोस दिख जाएंगे, लेकिन आपको फिजिकली कोई स्टॉक नहीं दिखता है। तो वो आपको क्या लिखते हैं टर्म्स एंड कंडीशन में कि आप यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, हम आपको डिलीवरी प्रोवाइड कर देंगे या फिर सीओडी प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप जैसे ही आपके कस्टमर तक की वो चीज कुछ पहुंच जाते हैं तो वो क्या करता है, उसके बेसिस पे वो पेमेंट दे देता है। लेकिन ई कॉमर्स वेबसाइट पे कहीं पे भी फिजिकली वो स्टॉक में जैसे हम मेंटेन करते हैं वैसे मेंटेन नहीं होता है। तो इसकी वजह से सर फायदे क्या होता है, ये फायदे डिस्कस करते हैं जेआईडी के। सर, यहाँ पे जो हमारा होल्डिंग कॉस्ट है, जितने भी हमारे दुकानदार है अपने गुड्स में, अपने दुकान में 10 से 20 लाख रुपए का माल लेके रखते हैं, तो 10 से 20 लाख रुपए उन्होंने कहीं ना कहीं से ब्याज पे वैसे लिए होंगे। और ब्याज को लौटाने के लिए यानी कि उसके लिए जो उन्हें पेमेंट करना पड़ता है, इंटरेस्ट का, ब्याज का पेमेंट, तो उसमें उनका नुकसान हो जाता है या फिर उनका खर्चा आप कह सकते हो जाता है। लेकिन अगर आप जस्ट इन टाइम में आते हैं तो आपको कोई खर्चा नहीं लगता है इस प्रकार का, क्योंकि मैं 1 रुपए का भी गुड्स अपने पास में होल्ड करके नहीं रख रहा हूं। जैसे ही मेरे पास में गुड्स आते हैं, बिक जाते हैं, तो मुझे अपने पास में कोई गुड्स को प्रेजेंटली होल्ड करके रखने का खर्चा नहीं होता है। अपने पास में ना इंश्योरेंस का खर्चा करना होता है, ना ही मुझे किसी लेबर को वहां पे खड़ा रख के उस गुड्स की निगरानी करने का खर्चा देना होता है। तो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट आप सबके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत काम
काम आ सकता है, लेकिन जो आम दुकानदार है, छोटे दुकानदार है, जिनकी खुद की दुकान है, शॉप है, वो ये चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप ऑनलाइन जाते हैं तो ये सब चीज़ें आपको बहुत काम आ सकती है। सेकेंड इज कस्टमाइजेशन फॉर कस्टमर्स। सर जैसे कि मैंने आपको बताया, कस्टमर के ऑर्डर के बेसिस पे आप पीछे डिमांड प्रोसेस करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर अपने मैन्युफैक्चरर से वो कुछ मंगवाता है। तो हर एक कस्टमर की डिमांड का यहाँ पे बहुत ख्याल रखा हुआ है। तो अगर समझ लीजिए कि आपको कस्टमाइज्ड कोई चीज चाहिए जो कि मार्केट में सबके लिए अवेलेबल है, आपको उससे हटके कोई चीज चाहिए और आप अपने रिटेलर से वो चीज डिमांड कर रहे हैं, तो आपका रिटेलर क्या बोलेगा, देखिए सर ये जो हमारे पास में जो माल आता है इसकी ये प्राइस है, अगर आपको इसमें कुछ भी एडिशन चाहिए तो मैं आपको वो लगवा के दे दूंगा, बुलवा के दे दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे। मैं आपको कोई चीज प्रीमियम में दे रहा हूं तो उसके मैं एडिशनल वो चीज करने के मैं आपसे पैसे ले लूंगा। अगर आपको वो चीज चाहिए तो मुझे बता दीजिए, तो मैं वो चीज का ऑर्डर दे देता हूं। यानी कि आप अपने कस्टमाइज करने के लिए अपने कस्टमर की डिमांड के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, प्राइसेस में वेरिएशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि आपके पास में कोई केक खरीदने के लिए आता है तो आप कहते हैं कि आइसिंग ऑन द केक थोड़ी एडिशनल कीजिए, सर इसमें किसी का नाम इंक्लूड करवा दीजिए, इसमें चेरीज डलवा दीजिए, इसके अंदर थोड़ा सॉफ्टनेस के लिए इसमें और 2-3 चीजें डलवा दीजिए। तो वो जो एडिशनल चीजें बता रहे हैं हर एक केक के लिए नहीं होती है, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने की है, तो उसके लिए मैं ज्यादा चार्ज कर सकता हूं, क्योंकि बाकी केक्स तो मेरे पास बन के रेडी है, लेकिन ये मैं आपकी डिमांड के बेसिस पे बनवाने वाला हूं, तो मुझे यहाँ पे इसमें फायदा हो जाएगा। थर्ड आता है सर वेस्ट एलिमिनेशन। से जितने भी वेस्ट होते हैं, होर्डिंग कॉस्ट या फिर जैसे आपके जितने भी कॉस्ट मैंने बताया, इंश्योरेंस कॉस्ट, आपके लेबर कॉस्ट और आपके जो आइटम पड़े पड़े सड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो एडिशनल आइटम हम कुछ बना ही नहीं रहे, जितना कस्टमर का डिमांड है, जो कस्टमर को खरीदना है हम उतना बना के उसको वापस कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा वेस्टेज नहीं हो रही है, आपके जितने भी इन्वेंट्री है कुछ भी ऑब्सोलीट नहीं हो रही, पड़े पड़े सड़ नहीं रही, उनके रेट्स कम नहीं हो रहे, उनका मार्जिन कम नहीं हो रहा है। उसके अलावा रीवर्क का इश्यू नहीं आएगा। सर मैंने आपको बनाया और दे दिया, ऐसा नहीं कि आपको पड़े पड़े खराब हो रहे कुछ और आप मुझे वापस भेज रहे हैं, सर इसमें कुछ खराब है इसमें चेंज करके दो, ऐसा भी इसमें नहीं होने वाला। यहाँ पे मटेरियल और आपका समय भी काफी बचेगा। सर यहाँ पे किन बातों का मुझे ध्यान रखना है, प्री रिक्विजिट्स जेआईडी सिस्टम को अप्लाई करने से पहले किन किन बातों का मुझे ध्यान में रखना है, वो ये बातें हैं। सबसे पहले लो वैरायटी ऑफ द गुड्स। आपकी दुकान में कोई आता है और आप कह रहे हो कि सर डिमांड के बेसिस पे चलवा दो, मुझे आईफोन 10X चाहिए फिर 12 चाहिए, सर मुझे वैरायटी देखनी है, मुझे हमारे गुड्स में क्या क्या चीजें हैं अगर मुझे आईफोन देखना है, मुझे सैमसंग देखना है, मुझे Xiaomi देखना है और मुझे और भी वैरायटी के फोन्स देखने, तो आपको वो देखने नहीं मिलेंगे सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम आपसे कहता है कि आप पहले ही डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या खरीदना है, उसके बेसिस पे मुझे ऑर्डर दीजिए और मैं मंगवा के दूंगा। लेकिन आपकी आंखों के सामने अगर आम कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, या फिर आप समझ लीजिए कि छोटी दुकानों में जो भी कस्टमर जाते हैं उनको वो चीज वहां पे नहीं मिलती है, तो वो कहते हैं कि सर मुझे आपसे माल नहीं खरीदना है, ठीक है ना। वेंडर रिलायबिलिटी। सर आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूं, आपने वादा कर दिया किसी को कि मैं आपको 5 दिन में वो चीज बनवा के दे दूंगा, लेकिन वो चीज बनाने के लिए आपको जो कंपोनेंट चाहिए वो आपके पास में फिलहाल पड़े नहीं है, आपको अपने सप्लायर से वो सारी चीजें मंगवानी होंगी, और सप्लायर ने आखिरी मोमेंट पे आपको अगर धोखा दे दिया तो कैसे चलेगा। यानी कि हमें अपना कस्टमर ऐसा चुनना है जो कि कभी भी हमारे साथ में गलत नहीं करेगा। ज्यादा पैसे लगते हैं तो रख अपने पास में, लेकिन माल हमें समय पे मिलना चाहिए, क्योंकि तू मेरे को माल समय पे देगा तो मैं अपना काम, अपना मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट कर पाऊंगा, मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट होंगी तो हम आगे स्टेजेस में उसे भेज पाएंगे। तो यहाँ पे वेंडर पे रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा है, जिससे हम माल मंगवाते हो अपने प्रोडक्शन को करने के लिए। थर्ड इज गुड कम्युनिकेशन। गुड कम्युनिकेशन। सर कम्युनिकेशन कोई भी लेवल पे खराब होता है, तो जैसे कि जस्ट इन टाइम कहते हैं कि डिमांड के बेसिस पे आप सामने फॉरवर्ड करो अपने कस्टमर को, तो कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजें करनी है। Amazon एक दिन के अंदर में सारी अपनी डिलीवरी कंप्लीट कर लेता है। प्राइम का अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन है या फिर आपने एडिशनल कॉस्ट डिलीवरी के लिए दिया है तो वो कैसे कंप्लीट कर लेता है, वो इस बेसिस पे कंप्लीट करता है कि उसका कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग है, उसके सॉफ्टवेयर काफी एक दूसरे से लिंक है। आपने डिमांड भेजा, अपने सप्लायर को गया, सप्लायर से माल आ जाता है और ये जो है अपने कस्टमर को डिलीवर हो जाता है, उसके बीच में जो ट्रांसपोर्टर आता है सब कोई इस नेटवर्क में कवर हो जाता है। तो कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। TQM टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस। सर आपको क्वालिटी भी मेंटेन करनी है और आपके जो डिफेक्टिव फ्री मटेरियल्स है ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी गुड्स आप बना रहे हो, उसमें डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ही पूरा सोच समझ के अपने कस्टमाइज करके अपने कस्टमर के हिसाब से बना रहे हैं। अगर इसमें भी गलती निकलती है तो आपके लिए डबल नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप पहले ही अपने पास में जस्ट इन टाइम अप्लाई करके आप वैरायटी नहीं रख रहे हो, तो हो सकता है कि आपको इस वजह से गलती हो सकती है और यहां पे आपको नुकसान हो सकता है। थर्ड से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सर मशीनों का काम करना समय पे बहुत जरूरी है, तो अब ऐसा मत करो कि जब मशीन खराब होंगी तो ही मैं बनाऊंगा। समय समय पे रिपेयर मेंटेनेंस करना मशीन का बहुत जरूरी है। अगर समय पे रिपेयर होंगे तो मशीन कभी भी रुकेंगी नहीं, आपका प्रोडक्शन हमेशा स्मूथली चलता रहेगा, राइट। तो सर ये सारे कॉन्सेप्ट को देख के अब हम बढ़ने जा रहे हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर में, जो कि काफी सिंपल है, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो डिलाइट इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एक हाइपोथेटिकल कंपनी, किसी भी कंपनी का नाम ले लीजिए, एक मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट जिसका नाम है CAF।
अब अपने एक सिंगल रॉ मटेरियल से, सर रॉ मटेरियल का यूज करके मैं अपने फिनिश गुड्स को बनाने वाला हूं, तो रॉ मटेरियल का नाम है CAI100 और ये है हमारे फिनिश गुड्स का नाम जिसका नाम है CAF5। आगे द टू मेजर डिपार्टमेंट ऑपरेशनल एंड डिलाइट इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, परचेज से प्रोडक्शन है। हम बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के कारण हमारे इंडस्ट्री में। डिमांड जो CAF5 है जो कि हमारे प्रोडक्ट का नाम है, डिमांड ऑफ CAF5 वो फ्लक्चुएटिंग है, इसलिए जो हाईएस्ट स्टोरेज कॉस्ट है इज प्राइम कॉस्ट ऑफ लो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। सर डिमांड काफी फ्लक्चुएटिंग है तो मेरे पास में काफी स्टॉक पड़ा हुआ है, वो चीज बिक नहीं रही है, ठीक है ना। फ्लक्चुएटिंग, कभी डिमांड बहुत ज्यादा है तो लोग मुझसे खरीद के जा रहे हैं, कभी डिमांड बहुत कम है तो मेरे पास में बड़े बड़े सड़ जाती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ट्रेडिशनल सिस्टम से JID सिस्टम में मूव करने वाला हूँ। ये जो धंधा है इनको हमने अपनी बात बताई और उन्होंने कहा कि सर आप कह रहे हो तो JID सिस्टम से, मतलब JID सिस्टम में मैं मूव कर लेता हूँ अपने ट्रेडिशनल सिस्टम से। अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम परचेज एंड स्टोर फॉलोइंग इज कलेक्टेड, हमने परचेज और जो स्टोर है जो हमारे गुड्स को मेंटेन करने वाले डिपार्टमेंट, हमने ये डेटा कलेक्ट किया है। हमारा एनुअल कंजम्पशन, साल भर में जो हम माल खपत करते हैं वो कितना है, CAI100 यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल है उसका हम कितना खपत करते हैं, हम 1800 यूनिट खपत करते हैं। लिस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ CAI100 इज 4000। अब एक यूनिट को एक बार ऑर्डर करने की जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 2000 रुपीज। सर अगर आपने एक बार कुछ भी ऑर्डर किया, कितनी भी यूनिट्स उसमें हो, तो आपको 4000 रुपए का खर्चा लगता है। मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप कोई भी पैकेट बनाते हैं, कोई भी एक सिंगल पैकेट में अगर आप एक यूनिट भी भर के लेके जाते हो तो आपको 4000 रुपए का खर्चा लग जाता है। मान लीजिए कि इसमें आपने 4 यूनिट्स रखे हैं तो भी आपको 4000 का खर्चा लगेगा। इसमें आपने 4000 यूनिट्स रखे हैं और एक बक्से में आपने दे दिया, डिलीवर कर दिया, तो भी आपको 4000 का खर्चा आने वाला है। एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट, आपने कैरी करने के लिए आपको एक यूनिट का आपको कॉस्ट आता है 2% का। सर कैरिंग कॉस्ट का मतलब एक बार ध्यान से समझ लीजिए। सर अगर कोई भी एक आम इंसान है जिसको बिजनेस करना, उसको समझ लीजिए बिजनेस करने के लिए 2 लाख रुपए की नीड है, तो 2 लाख रुपए हम बिजनेस में ये मान के चलते कि हमारे पास में 1 रुपए भी खुद का नहीं है, तो आप जाओगे किसके पास में, आप जाओगे बैंक के पास में अपनी सेवा के लिए। सर मुझे बैंक के पास में जाना पड़ेगा और बैंक से मुझे 2 लाख रुपए का लोन लेना पड़ेगा। तो बैंक आपको लोन फ्री में नहीं देंगी, लोन के बदले में आपसे वो क्या लेंगी, ब्याज लेने वाली है। तो 2 लाख रुपीस के ऊपर में हमारे क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट ऑफ CAI इज 2%, कितना है फॉर द ईयर इज 2%, तो काफी सस्ता लोन है। आपको 2% पे 2% पर एनम के बेसिस पे आपको ये लोन अवेलेबल हो जाएगा। तो यही बात लिखी हुई कि कैरिंग कॉस्ट, आपके गुड्स को जो आप लोन के बेसिस पे लेने वाले हो उसे कैरी करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 2% पर एनम है। कंपनी प्रेजेंटली यूज EOQ मॉडल ऑफ ऑर्डरिंग। सर EOQ मॉडल क्या होता है बाद में हम देखेंगे क्वेश्चन के साथ में और डिटेल में। परचेज मैनेजर further estimate that JID system of inventory is implemented, ordering cost will increase by 50% from the current level। सर पहले है हमारा ओल्ड सिस्टम और एक है हमारा न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में कुछ बातें दी हुई है, ओल्ड सिस्टम एंड हमारा है JID सिस्टम। तो वो कह रहा है कि न्यू सिस्टम यानी कि JID सिस्टम में आपका कॉस्ट कितने से बढ़ जाएगा, ordering cost will further increase by 50% from the current level। यहाँ पे आपका जितना भी होगा, यहाँ पे अगर 100 रुपए होगा तो यहाँ पे आपका 150 रुपए हो जाएगा, यानी कि 150% हो जाएगा, 50% से बढ़ जाएगा। Whereas carrying cost can be avoided up to 90%। सर आपका 90% पे आपका carrying cost आ जाएगा, but this perspective order of 5 units of CF can't be served due to non-availability of the stock and failure by the supplier। Contribution from each unit of CF5 is 1200 रुपए per unit। कितना है, 1200 रुपए। सर बहुत ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, यहां पे देखिए 1 2 3 4 5। सर ये आपकी स्टोर है, ये आपका स्टोर है और स्टोर में 5 यूनिट्स पड़े हुए, स्टोर है और स्टोर में 5 यूनिट्स पड़े हुए। आपको मैं एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं, अगर मैं एक आम कस्टमर हूं, मैं आपके स्टोर में आता हूं, और आपसे कहता हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मुझे 5 यूनिट्स दीजिए, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मुझे 5 यूनिट्स दीजिए, और आपने जब अभी के अभी जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट लगाया है अपनी शॉप में, तो जस्ट इन टाइम कहता है कि कोई भी स्टॉक अपने पास में ना रखे, पहले ऑर्डर लीजिए, उसके बाद में आगे प्रोसेसिंग के लिए दीजिए और आपको 5 से 6 दिन में अपने कस्टमर को वो चीज प्रोवाइड करवा दो। बहुत सिंपल है। लेकिन मेरे जैसे कस्टमर से अगर आप पूछोगे कि 5 दिन रुकोगे कि नहीं, मुझे अभी के अभी वो गुड्स चाहिए, तो आप मुझे डिलीवर कर रहे हो कि नहीं, आप मुझे दे रहे हो कि नहीं कि मैं दूसरी शॉप में जाऊं, तो आपने कहा कि सॉरी सर, वी आर यूटिलाइजिंग जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट हियर एंड वी कांट सर्व यू दिस थिंग, हम आपको ये चीज नहीं दे सकते, तो ये 5 यूनिट्स आपको नहीं मिले। तो मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मैंने इन 5 यूनिट्स पे जो मैं प्रॉफिट कमा सकता था आपको बेच के, क्या मैंने वो प्रॉफिट खोया है, क्या मैंने वो
कंट्रीब्यूशन खोया है, क्या मैंने वो कमाई खोई है जो मैं 5 यूनिट्स बेच के आपको दे सकता था? जी हाँ सर, आपने वो 5 यूनिट्स की कमाई अपनी खो ली है। तो वो 5 यूनिट्स की कमाई की भरपाई आपको महंगी पड़ गई जेआईटी में, तो आपका क्या हो गया? ये 5 यूनिट्स की जो कंट्रीब्यूशन लॉस है वो आपका क्या हो गया? जो कंट्रीब्यूशन लॉस है वो आपका क्या हो गया? वो आपका नुकसान हो गया। तो नुकसान की भरपाई हमें अपने स्टेटमेंट में इंक्लूड करके करनी होगी कि हमें जेआईटी अप्लाई करके क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है। तो ये हमारा एक नुकसान है जेआईटी अप्लाई करने में कि जो भी कस्टमर आ रहा है उससे अगर माल नहीं मिलता है तो उस गुड्स को बेचने से जो मुझे कमाई होने वाली थी वो मैं कमाई खो रहा हूं यहां पे, तो मुझे उस चीज का ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, स्टॉक इंश्योरेंस आपका 500-400 रुपए हर सालाना आपका कम होगा। सर स्टॉक ही नहीं है तो स्टॉक का इंश्योरेंस क्या करूंगा? तो ट्रेडिशनल में तो सर मुझे स्टॉक का इंश्योरेंस करना होता था क्योंकि मेरे पास में यहां पे भर भर के स्टॉक में रखता था। कहां पे? ये देखिए सर, यहाँ पे मैं भर भर के स्टॉक रखता था और यहाँ पे मेरे पास में कोई भी स्टॉक नहीं है। तो इन स्टॉक की निगरानी करने के लिए और इन स्टॉक को आग वाग ना लग जाए तो इसके लिए मैं क्या करवाता था? इसका इंश्योरेंस करवाता था, लेकिन अभी मैं इसका नहीं करवाता हूँ। तो मेरे लिए ये फायदा है नए सिस्टम में यानी कि जेआईटी सिस्टम में। देयर इज एन एनुअल रिडक्शन इन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट व्हिच विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ 500 रुपीज। सर अगर मैं स्टॉक को होल्ड ही नहीं कर रहा हूँ तो मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा दे रहा हूँ और तुरंत में मेरे को उसका पैसा मिल जा रहा है जो भी गुड्स मैं बेच रहा हूँ तो, और मुझे जितना बैंक को पे करने में तुरंत पे कर देता हूँ, मुझे एक दिन भी देरी नहीं लगती है, तो मुझे कैरिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं आता इसके केस में। तो 500 रुपए वर्किंग कैपिटल में मेरी बचत होती है। फर्दर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से प्रोवाइड करते हैं डिटेल्स, प्रेजेंटली एवरेज प्रोडक्शन इज 150 यूनिट्स पर मंथ। सर ये क्या लिखा है यहाँ पे? ये देखिए प्रेजेंटली जो अभी चल रहा है वो बता रहे कि हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है, जितने यूनिट्स हम बना के रखते हैं अपने पास वो है 150 यूनिट्स। ऑल्दो फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स एक्सपेक्टेड डिमांड विल बी 120, 160, 140, 180। एक्सपेक्टेड डिमांड का मतलब है कि इन यूनिट्स को मार्केट में खरीदने या कितने बिकने वाले मार्केट में। तो आपने डिसाइड किया जो फर्स्ट मंथ है उसमें 120 यूनिट मार्केट में बिकेंगे। 120 यूनिट कितने मार्केट में बिकने वाले हैं। और सेकेंड मंथ में आपके कितने बिकने वाले? 160 यूनिट्स बिकने वाले। और थर्ड मंथ में आपके 140 बिकने वाले। फोर्थ मंथ में आपके 180 बिकने वाले हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मैन अवर इज 150 यूनिट्स। सर क्या लिखा है ये ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। सर ये है एक मैन, ये काम करता है, ये इंसान हमारे लिए काम करता है और इसे हम क्या कह रहे हैं? डू प्रोडक्शन। हम इससे क्या कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चर करो, प्रोड्यूस करो हमारे गुड्स को। ये हमारे गुड्स है तो ये कह रहे हैं सर देखो मेरे पास में 2 हाथ है, 2 पैर है और मेरे पास में एक लिमिटेड समय है। मैं एक समय तक के ही आपके पास में काम कर सकता हूं और एक समय तक के ही, जैसे कि हर इंसान के पास में 24 आवर्स होते हैं। तो आप इसे कह रहे हो कि मेरे पास में काम करो। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है बातें? मैक्सिमम कैपेसिटी, ज्यादा से ज्यादा औकात एक इंसान की कितनी है? एक इंसान की कहिए फिर मैन आवर्स कहिए, जितने लोग ऐसे काम करेंगे मल्टीप्लाई बाय आवर्स तो उसे कहते हैं मैन आवर्स। तो उसे मिला के हमारे पास में कितने मैन आवर्स की मैक्सिमम कैपेसिटी है? 150। जितना भी डिसाइडेड रेट है हमने उसे कहा है कि आपको 150 घंटे के लिए काम करना है। आपको पता है आपको एक क्षमता के लिए काम करवाता हूं मैं 9 से मैं 6 बजे तक के अगर आपसे काम करवाता हूं, 9 से 6 बजे तक के, और मैं आपसे कहता हूं कि काम करो आज के दिन पे 6 से 8 का ओवर टाइम कर लो मेरे लिए। तो आप क्या कहोगे मुझे? सर मैं ओवर टाइम तभी करूंगा जब आप मुझे पैसे दोगे, और नॉर्मल नहीं। सर मुझे अगर यहाँ पे 100 रुपए प्रति घंटा देते हो तो मुझे यहाँ पे ज्यादा रेट चाहिए, 150 रुपए हर घंटे के चाहिए, क्योंकि मैं अपने परिवार को छोड़ के आपको वो समय दे रहा हूं। तो मुझे ज्यादा समय के लिए वो पैसा चाहिए जितना मुझे इस समय में काम करना है। तो मैं आपसे हर घंटे के ज्यादा पैसे लूंगा, जिसे हम इंग्लिश में ओवर टाइम कहते हैं। समझ रहे हो बात को? ओके आगे बढ़ते हैं। सर 20 मैन आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 20 man hours to required for producing each unit and labor rate is 3 per hour। हर घंटे के लिए आपको लेबर को 3 रुपए देने होते हैं। कैजुअल लेबर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ओवर टाइम रेट, अगर आपने उससे ज्यादा समय के लिए काम करा है, 9 से 6 के ऊपर जाके अगर उससे काम करा है तो आपसे जितना भाव वो लेता है उसका डबल लेगा, वो 200% लेने वाला है। एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ ईच आइटम इज व्हाट? ₹65। हर एक आइटम को स्टोर करने के लिए आपने समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर आप जेआईटी यूज नहीं करते हो, ट्रेडिशनल में आपने एक स्टोर रूम लेके रखा है या फिर एक रेंट पे एक ऑफिस लेके रखा है जहां पे आप सारे गुड्स को स्टोर करते हो, तो उसका रेंट का कॉस्ट लगता है, राइट? तो रेंट की कॉस्ट का वो बता रहे कि 65 रुपए हर एक आइटम का आपको लगता है। अब सर आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं जेआईटी परचेसिंग हमें समझाइए और जेआईटी प्रोडक्शन समझाइए एंड द इफेक्ट ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। पहले मुझे बताओ कि जेआईटी में खरीदी कैसे होती है। सर मैं आपको बताता हूं, यहां पे देखिए
सर ये था हमारा जेआईटी सिस्टम, याद है आपको? हाँ सर मुझे याद है। ये देखिए सर पुराना सिस्टम कहाँ पे, परचेजर कहाँ पे? सर ये देखो ये है जेआईटी परचेजिंग, जेआईटी परचेजिंग। सर परचेज कौन करता है? हमारा रिटेलर करता है अपने कस्टमर के लिए। अब सर मैन्युफैक्चर कौन करता है? जेआईटी प्रोडक्शन कौन करता है? सर ये है हमारा जेआईटी प्रोडक्शन। क्या हमारे कॉन्सेप्ट में आपको बातें समझ में आ रही है? जी हाँ सर। तो प्रोडक्शन कैसे होगा और जेआईटी का रिटेलर से क्या संबंध है, हमने यहाँ पे देखा है। तो ये देखिए ये है हमारा प्रोडक्शन और ये है हमारा क्या, ये है हमारा परचेजिंग। तो देखते हैं क्वेश्चन को अच्छे से हमने समझ लिया, आंसर को रीड करते हैं और अपने पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के साथ में। आइए एक एक करके। सबसे पहले सर एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो जस्ट इन टाइम क्या बोलता है हमारा, ये देखिए ये कलेक्शन ऑफ आइडिया है जो कि स्ट्रीमलाइन करता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज टू सच एन आइटम कि हमारे जितने भी वेस्टेज है, जितना भी नुकसान होता है हमारा प्रोडक्शन में वो कम हो जाए। सर कैसा नुकसान होता है? हमारा मटेरियल का, टाइम का, लेबर का सिस्टमैटिकली ड्रिवन आउट ऑफ द प्रोसेस। सेकंड पॉइंट देखते हैं, जेआईटी परचेज सजेस्ट करता है कि मटेरियल को सिर्फ और सिर्फ ओनली टू बी परचेज व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। सर जेआईटी परचेजिंग की बात हो रही है। जेआईटी परचेजिंग क्या बोलता है? जब भी आपको उस चीज की जरूरत है तभी परचेज कीजिए। जबकि जेआईटी प्रोडक्शन बोलता है कि जो फिनिश गुड्स है शुड बी ओनली प्रोक्योर्ड एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स। सर देखो यहां से इसने इसको रिक्वायरमेंट दी रिटेलर ने डिस्ट्रीब्यूटर को, तो इसने क्या किया? प्रोड्यूस किया वो गुड्स को एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर या फिर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द रिटेलर। और रिटेलर ने क्या किया? परचेज किया है ओनली व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर, आपकी कस्टमर को जब उसकी जरूरत थी। आगे देखते हैं, जबकि हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम क्या बोलता है कि स्मूथ आउट टू मीट द फोरकास्टेड डिमांड मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर स्टोर्ड इन एडवांस। पहले अपनी दुकानों में भर के आप वो गुड्स को रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ट्रेडिशनल वाले में क्या हो गया कि आपको गुड्स अपने एडवांस में अपने दुकान में अपने लोगों के लिए रखने, कस्टमर्स के लिए रखने हो। जेआईटी परचेसिंग एंड प्रोडक्शन में जब भी आपको डिमांड आएंगे, लोगों आपको आपसे मांगेंगे तो ही आपको रखने हैं। आगे देखते हैं, जेआईटी प्रोक्योर्स परचेजेस reduces the inventory level and reduction in the carrying cost। सर गुड्स हम खरीदेंगे ही नहीं, अपने पास में होल्ड करके ही नहीं रखेंगे, तो उन गुड्स को खरीदने का जो खर्चा लगता था, या फिर आप कहें कि अगर मैं बैंक से वो लोन ले लेता था और जो ब्याज का मुझे खर्चा आता था उन गुड्स को खरीदने के ऊपर में, वो मुझे अभी नहीं लगने वाला है। क्या नहीं लगने वाला है? वो कैरिंग कॉस्ट, वो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर का जो कॉस्ट है मुझे नहीं लगेगा। एज वेल एज रिड्यूसेस द लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल एज वेल एज सेव्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया था कि जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर जो आपको नुकसान होता था अपना इंटरेस्ट का, वो आपको नहीं लगने वाला है अभी से, क्योंकि हम बैंक से लोन ही नहीं लेंगे, क्योंकि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। अब दूसरे हाथ में अगर जेआईटी प्रोडक्शन की बात करें, जो कि हम मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, अपॉर्चुनिटी टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट एज पर द कस्टमर्स नीड। सर पहली बार अगर मैं कोई भी केक बना रहा हूं, तो अगर मैं अपने कस्टमर से पूछ के बनाऊं तो मैं क्या कर सकता हूं? उससे ज्यादा अमाउंट चार्ज कर सकता हूं, कस्टमाइज कर सकता हूं। इससे क्या होगा? वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगा और सेव होगा मेरा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है। सब प्री रिक्विजिट ऑफ जेआईटी क्या है? इंटीग्रेशन विद द वेंडर। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जेआईटी यूज करने से पहले कि अपने वेंडर पे आपकी रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसके साथ में समझौता होना चाहिए कि जब भी मैं आपसे कुछ मंगाऊंगा आपको मेरे को तुरंत में देना है, क्योंकि मुझे अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करके आगे फॉरवर्ड करना है। अगर आपके वेंडर ने भरोसा तोड़ दिया आपका और एंड टाइम आपको धोखा दे दिया, तो आपकी बैड बच जाएंगे, आपके पास में करने के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर आपके पास में गुड्स नहीं आएंगे, आपका सप्लायर आपको माल नहीं देगा, तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करोगे, उसको सप्लाई कैसे करोगे आप आगे? When it is not integrated properly, then situation of stock out can arise। Stock out का मतलब होता है कि आपके पास में गुड्स ही नहीं है सामने वाले को देने के लिए और सामने लोग खड़े हैं आपसे मांगने के लिए। Result in the loss of contribution, जो कमाई में उससे करने वाला तो वो कमाई मेरी छूट जाएंगी। आगे देखते हैं, मल्टीटास्किंग बाय द एम्प्लॉइज अनदर की फीचर ऑफ द जेआईटी। सर एक इंसान अकेला सिर्फ और सिर्फ एक चीज में मत भिड़ा दो उसको। अगर मेरे पास में कोई काम करे तो मैं उसको मल्टीटास्किंग, हर जगह पे हर क्षेत्र में उसका काम होना चाहिए। सर अगर मेरा इक्विपमेंट खराब हो गया तो इक्विपमेंट वाला काम कर दे। अगर प्रोडक्शन में जो जगह पे कोई स्टेज पे उसका काम होता है तो वहां पे भी मैं उसका काम करवा सकूं, तो अपने एम्प्लॉइज को आप ट्रेन कीजिए, उससे मल्टीटास्किंग बनाइए, हर जगह हर क्षेत्र में काम करने वाले उससे फ्लेक्सिबल बनवाइए। ओके, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज शुड बी बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ द फंक्शन। Functional allocation of the cost becomes less appropriate। आगे देखते हैं, JT enhance the quality of the product by eliminating the waste and continuous improvement of the productivity। सर आप इसी क्षेत्र में इसी तरीके से आप काम करते जाइए तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होंगे, आपके एम्प्लॉइज भी खुश होंगे, और उसके बाद में आपकी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, क्योंकि आप बना रहे हो लिमिटेड, आप सप्लाई कर रहे हो लिमिटेड, जो कि आपके कस्टमर मांग रहे, तो आपके पैसे तो बढ़ ही रहे, लेकिन इससे आपकी क्वालिटी इंक्रीज होती है। जो जो मांगा जा रहा है वैसे प्रोवाइड करो तो आपका नाम भी उससे मार्केट में इंक्रीज होगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी अल्टीमेटली बढ़ेगी। सेकेंड आता है, सर क्या बोल रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन आपसे कहता है कि कंप्यूट करो जस्ट इन टाइम परचेजिंग। जस्ट इन टाइम परचेजिंग में आपको कॉस्ट में कितनी बचत हो रही है? सर सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। हमारे पास में पहला सिस्टम है हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम।
ट्रेडिशनल सिस्टम है और हमारा है जेआईडी सिस्टम। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप परचेजर हैं, अगर आप कौन है, परचेजर है या फिर आप कहें कि आप रिटेलर है, तो अगर आप रिटेलर है तो आप जब खरीदी करते थे एग्जिस्टिंग सिस्टम में तो आपको खरीदी का कुल मिला के खर्चा लगता था 1000 रुपए का, ये आपका कॉस्ट। और अगर आप जेआईटी में मूव करते हैं यानी कि जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन में मूव करते हैं तो आपको खर्चा आता है कितने का, 800 रुपए का। यानी कि आप जब अपने गुड्स को अपने पास में बनाते हैं, सिर्फ मेथड चेंज करते हैं, सिर्फ सिस्टम चेंज करने की वजह से आपको सेविंग कितने की हो गई, आपको सर सेविंग हो गई कितने की, जल्दी बताइए सर। दिस इज अ सेविंग ऑफ 200 रुपीज। तो ये जो है ये मेरा क्वेश्चन है, लेकिन जो आपके इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है सर वहां पे आपको जेआईटी में मूव करने से क्या कॉस्ट में, आपके खर्चे में कहां पे बचत हुई वो हमें बताइए। आइए देखते हैं खर्चे में बचत देखते हैं। सर सबसे पहली बात, हमारा जो प्रेजेंट रेजिम है जिसे हम ट्रेडिशनल कह रहे हैं, उसमें जो हमारा काम चल रहा है वो ईओक्यू के बेसिस पे चल रहा है। ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोला मैंने सर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अभी मैं डिटेल में नहीं चाहूंगा, सिर्फ मैं आपको ऊपर से बता देता हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज व्हाट मैं डिस्कस करूंगा, व्हाई डिस्कस नहीं करूंगा। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि सर सबसे इकोनॉमिकल, खर्चा कम से कम लगे, जो मेरे ट्रेडिशनल जहां पे मैं स्टॉक अपनी दुकान में रखता हूं, मुझे कितना माल हर बार मंगवाना है, मुझे कितना माल हर बार मंगवाना है जिससे मेरा कम से कम ऑर्डरिंग कॉस्ट, मंगवाने का खर्चा कम से कम हो, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट मेरा कम से कम हो, जो कि मुझे इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर लगता है तो वो मेरा कम से कम हो। और ऐसा एक ऑर्डर, ऐसा एक क्वांटिटी में हर बार कितनी ऑर्डर करूं जिसके बेसिस पे मुझे कम से कम खर्चा लगे, उससे कहते हैं इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब कम से कम, इकोनॉमिकल, मोस्ट इकोनॉमिकल ऑर्डर क्वांटिटी, कितनी करूं मैं क्वांटिटी ऑर्डर ताकि मुझे कम से कम खर्चा लगे। आइए देखते हैं। तो करंट सिनारियो में आप देखेंगे तो CAI 100 जो कि हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है। हम अपने रॉ मटेरियल को मंगवाते हैं और उससे हम फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल का जो खर्चा होता है उससे हम कहते हैं क्या, हमारा रॉ मटेरियल। तो फॉर्मूला ऑफ ईओक्यू, कितने यूनिट्स मेरे को बनाने हैं, मंगवाने हैं हर बार, उससे कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये उसका आपके लिए फॉर्मूला दिया हुआ है। फॉर्मूला का डेरिवेशन हम आपको अभी इस लेक्चर में नहीं समझाएंगे, फिर कभी अगर समय मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल क्विक रिविजन वीडियो चल रहे हैं। तो 2 into A into O upon C। ए क्या है सर, एनुअल कंजम्पशन है, दैट इज 1800 यूनिट्स। आपने क्वेश्चन में देखा था कि 1800 यूनिट्स की मुझे जरूरत है। ओ है हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, दैट इज 2000 रुपीज पर ऑर्डर। एक बार ऑर्डर करने से आपको 2000 रुपए का खर्चा आता है। ओके, और सर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, बहुत इंपॉर्टेंट है, पर यूनिट पर एनम। हर एक यूनिट को मंगवाने में मुझे कैरिंग कॉस्ट, मुझे गुड्स को होल्ड करने का कॉस्ट कितना आता है, और एक साल का मुझे देखना है, राइट। ये देखिए यहाँ पे आप मंथ मत कर देना, यहाँ पे ईयरली है। तो ये कितना है सर, हमें क्वेश्चन में दिया था कि 2% हमें कॉस्ट आता है, और एक यूनिट है हमारे 4000 रुपए का, यानी कि हमारी यूनिट प्राइस जो क्वेश्चन में दिया था 4000 रुपए अगर मैं खर्चा करने जा रहा हूं तो 4000 रुपए मुझे बैंक से ब्याज लेना होगा। बैंक का ब्याज रेट है 2%, तो मुझे 2% का क्या लगेगा, इंटरेस्ट का खर्चा आएगा एक यूनिट के ऊपर में, राइट। तो ये फॉर्मूला को जैसे आप कंप्यूट करेंगे आपको आ जाएगा 300 यूनिट्स आपको खरीदने हैं हर बार जब भी आप ऑर्डर देते हैं। ओके, और सर मुझे कुल मिला के कितने ऑर्डर्स देने, 1800 ऑर्डर्स देने। तो 300 300 300 300 इस प्रकार से जब तक 1800 पूरे नहीं हो जाते तो हर बार अपने सप्लायर से आप कितने मंगवाएंगे, 300 यूनिट्स मंगवाएंगे। आइए सर कंपैरिजन देखते हैं कि कंपैरिजन प्रेजेंट और जेआईडी सिस्टम में फर्क क्या है, या फिर आपको कहां पे खर्चा ज्यादा कम पड़ता है। सबसे पहला जो खर्चा हमें आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, अपने मैन्युफैक्चरर से माल अपने फैक्ट्री तक के या फिर अपने रिटेल शॉप तक के मंगवाना, उसे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डर करना, ए भाई इतने यूनिट्स है, ए भाई इतने यूनिट्स है, तो वो क्या बोलेगा, भाई तू इतने बार मेरे को बार बार फोन कर रहा है, ऑर्डरिंग का कॉस्ट लगता है मेरे को कौन सा, ट्रांसपोर्टेशन का। आपने एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आने का जो खर्चा होता है उसे कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। उसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अलावा बहुत सारे कॉस्ट होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट में देखते हैं। अगर आपने 1800 यूनिट्स मंगवाए हैं कुल मिला के, ये कौन सा हमारे से ट्रेडिशनल सिस्टम की बात हो रही है, अगर आपने कुल मिला के साल भर में 1800 यूनिट्स मंगवाए हैं और हर बार 300 यूनिट्स मंगवाए, तो कितने बार हो गया, आपने कितने बार मंगवाए हैं। देखिए यहाँ पे सर मैंने टोटल मिला के 1800 यूनिट्स बनाए हैं, मंगवाए हैं, और एक बार में मैंने 300 यूनिट्स मंगवाए हैं, तो मैंने कुल मिला के साल भर में 6 बार आपको ऑर्डर दिया है। एक बार 300, दो बार 300, 3 बार 300, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 6 बार जब आप ऑर्डर देंगे तो 1800 यूनिट्स आपके कंप्लीट होंगे। हर बार हर एक ऑर्डर पे आपको कितने का खर्चा आता है ऑर्डरिंग का, आपको खर्चा आता है सर 2000 रुपए का। तो आपका कॉस्ट कितना हो गया, यहाँ पे देखिए 12000 का हो चुका है। दिस इज 12000। अब जेआईटी में मैंने आपको क्वेश्चन में दिखाया था कि अगर आप जेआईटी में मूव करते हैं तो आपको बार बार ऑर्डर देना होगा, क्योंकि आप कम क्वांटिटीज में आप ऑर्डर देंगे। जैसे ये एक बार में 300 मंगवा रहे तो जेआईटी में हो सकता है
कि आप 100 का ऑर्डर दे, तो उसने कहा है कि जेआईटी में जैसे आप मूव करेंगे आपका कॉस्ट 150% हो जाएगा। तो 12,000 का 150% कितना होगा, इनटू 150%, दिस इज 18,000। तो जेआईटी में पहला कॉस्ट आपका आ रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट जो कि 18,000 हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में कि 300 डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड बाय 2 सारे लॉजिक्स आपका आईपीसीसी से ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। मैं आपको डिटेल में फिलहाल नहीं बता सकता, आप समझ गए होंगे कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि हम एवरेज में देखते हैं कि साल भर में नहीं देख रहे, हम बीच में देखते हैं कि कितना हो रहा है। तो उसके हिसाब से 300 डिवाइड बाय 2, हमने एवरेज में कितने यूनिट्स कैरी किए, हमने 150 यूनिट्स कैरी किए, और 150 यूनिट्स में हमने 80 रुपीज पर यूनिट का हमें कॉस्ट आता है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 80 150, तो कितना होता है ये हमारा 150 इंटू 80, दिस कम्स टू व्हाट, दिस कम्स टू 12,000 रुपए। हम जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में है, ईओक्यू की कॉन्सेप्ट में हमें यही सिखाया जाता है कि आपका क्या होता है, आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है और कैरिंग कॉस्ट कम से कम हो और मोस्टली सेम आता है। अगर सेम आ गया तो हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी सही लगा रहे हैं, आपका फॉर्मूला सही बैठेगा। अब सर यहाँ पे लिखा है कि रिडक्शन बाय, सॉरी मैंने ऊपर 2 पढ़ लिया था, रिडक्शन बाय 90% है कि हमें जितना यहाँ पे कॉस्ट आ रहा है अब रिडक्शन 90% से हो रहा है, क्योंकि जेआईटी में हमें कैरिंग कॉस्ट बहुत ही कम आता है, नहीं के बराबर आता है। तो देखिए ये है इसका माइनस 90%, दिस कम्स टू व्हाट, दिस कम्स टू 1200। तो ये हमारा 1200 का कैरिंग कॉस्ट होता है। उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टॉक आउट इश्यूज होते हैं सर, कि मेरे पास में लोग माल खरीदने के लिए और माल उनके पास में अवेलेबल नहीं है, मेरे पास में अवेलेबल नहीं है, तो 5 यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो कस्टमर मेरे पास में आया और उन्हें मैं बेच नहीं पाया, और हर एक में मैं 1200 रुपए का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन खो रहा, तो कुल मिला के 6,000 रुपए का मेरा नुकसान होता है। जेआईटी रिडक्शन इन द स्टॉक इंश्योरेंस कॉस्ट ऑन एनुअल बेसिस, जैसे कि सर ट्रेडिशनल में हमें किसका कॉस्ट आता था, हमें इंश्योरेंस का कॉस्ट भी आता था, लेकिन नए सिस्टम में हमें इंश्योरेंस का कॉस्ट नहीं आ रहा, यानी कि हमारे लिए फायदेमंद सौदा है। ये फायदे को हमने, ये सब कॉस्ट है इसलिए हमने पॉजिटिव लिखा है, ये हमारा फायदा है, सेविंग्स है, इसलिए हमने इसे नेगेटिव में लिखा है। ओके आगे देखते हैं सर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन रिडक्शन इन द वर्किंग कैपिटल। सर 2 मेरे फायदे यहाँ पे हो गए, पहला मुझे इंश्योरेंस का कॉस्ट नहीं आ रहा है तो ये मेरी सेविंग हो गई, तो नेगेटिव में लिखा है। मुझे वर्किंग कैपिटल के लिए जो फायदा हो रहा है, अपॉर्चुनिटी बच रही है मेरी, तो वो भी मैंने नेगेटिव में लिखा है, क्योंकि ये मेरी क्या है, ये मेरी है सेविंग्स, ये मेरी क्या है, सेविंग्स है मेरी। आगे बढ़ते हैं सर, कुल मिला के देखेंगे तो इसका टोटल मिला के होता है 12,000 प्लस 12,000 इज 24,000। यहाँ पे मुझे अगर मैं ट्रेडिशनल सिस्टम में रहूं तो 24,000 का फायदा होता है, और यहाँ पे देखेंगे तो 18,000 प्लस 1200 प्लस 6,000 माइनस 400 माइनस 500 जो कि हमारी सेविंग है, कुल मिला के होती है 24,300। अगर मैं हिंदी में कहूं तो आपको अगर ट्रेडिशनल सिस्टम में ही काम करते हो तो आपको 24,000 का खर्चा आता है अपने प्रोडक्शन में, मतलब खरीदी में, और अगर आप जेआईटी में परचेज करने लगते हो तो 24,300 का आपको खर्चा आता है। तो आपको देखेंगे तो नेट में आपको जेआईटी में शिफ्ट करने से फायदा तो कुछ नहीं हुआ, उल्टा नुकसान हुआ है। कितने रुपए का, 300 रुपए का आपको नुकसान हो गया है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ओके आगे देखते हैं। Since implementation of the JAT is incremental cost, hence it is economically not economically worth, आपको इसमें फायदा नहीं है यहाँ पे मूव करने में to JAT system of इन्वेंट्री परचेस। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ से। थर्ड क्वेश्चन आपसे कहता है कि क्या आपको जेआईटी प्रोडक्शन में जाना चाहिए या फिर आपको कितनी सेविंग्स होती है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं सर क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सर प्रेजेंट सिस्टम क्या बोलता है अगले 4 महीने के लिए, क्योंकि हमने क्या किया है अगले 4 महीने में हमने कुछ प्रोडक्शन किया है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है तो उसका काम कैसे चलता है, उसके पास में वर्क इन प्रोग्रेस भी होता है। क्या होता है देखिए, सबसे पहले सर मेरे पास में शुरुआत में कुछ माल पड़ा हुआ है, मैंने उसके बाद में कुछ गुड्स बनाए हैं अपनी फैक्ट्री में, हर बार मैं कुछ प्रोडक्शन करते जा रहा हूं, और डिमांड को अगर आप चाहें तो सेल भी लिख सकते हैं कि कितने यूनिट्स बिक चुके हैं, कितने यूनिट्स आपके बिक चुके हैं। तो आपने समझ लीजिए कितने बिक गए आपके, ये है डिमांड जो कि हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी रीड किया है। मैं 120, 160, 140, 180 इतने यूनिट्स हमारे बिक चुके हैं। और ये है प्रोडक्शन, जितना आप क्या कर रहे हो, हर बार हर महीने आप प्रोड्यूस कर रहे हो, हर महीने आप इसे क्या करो अपने फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे हो। तो ये है अपना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी माइनस सेल, आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। इतने यूनिट्स आपके पास में हर बार बच रहे हैं, और ये जो है अगले महीने का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये इस महीने का क्लोजिंग है तो अगले महीने का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। ये इस महीने का क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा। इस प्रकार से ये है क्लोजिंग, अगले महीने का ओपनिंग हो जाएगा। अब इसका क्यों यूज है ध्यान से समझिए। सर मेरा जो एवरेज स्टॉक है, मुझे अपने स्टॉक जो भी अमाउंट का आता है मुझे वो परचेस करने के लिए मुझे अपने बैंक से उतने अमाउंट का लोन लेना होता है, और उसे कैरी करने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए
बदले मुझे बैंक से जो लोन मिलता है उसके बदले मुझे उससे ब्याज देना होता है। तो मैं एवरेज में देख रहा हूं कि पूरे एवरेज में मेरे पास में कितने महीने के लिए, जैसे कि ये एक महीने की अगर मैं बात करूं तो पूरे एक महीने में मैंने कितने रुपए का या फिर कितने गुड्स के ऊपर में मैंने उससे इंटरेस्ट का खर्चा मुझे देना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अपना एवरेज स्टॉक लेता हूं, यानी कि ओपनिंग शुरुआत में कितना था, क्लोजिंग में कितना मेरे पास में स्टॉक था, इन दोनों का एवरेज लेके आप क्या ले सकते हो, अपना कैरिंग कॉस्ट निकाल सकते हो। तो ये मैंने एवरेज स्टॉक निकाल दिया है 15 यूनिट्स का, यहाँ पे 25 यूनिट्स का, यहाँ पे है 25 यूनिट्स का, यहाँ पे 15 यूनिट्स का। ये जितने भी यूनिट्स आए हैं आपके पास में कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है 65 रुपए, आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हर एक यूनिट को कैरी करने पे आपको जो ब्याज का खर्चा आता है वो है 65 रुपए का। तो इससे आप 65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको आ जाएगा 975, 1625, 1625, 975। इन चारों का टोटल करेंगे तो आपको आता है 5200 रुपए। तो आपको जो कॉस्ट आ रहा है जेआईटी प्रोडक्शन में वो कितने का आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट आपको आ रहा है 5200 रुपए का। ये हमने एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला समझ लिया। ओके, सो दिस इज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2। हमारे शुरुआत में कितने थे, दिस इज ओपनिंग स्टॉक फॉर पर्टिकुलर मंथ, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये 10 है और आखिरी में मेरे 20 है तो कुल मिला के होते हैं 30। तो लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि एवरेज में यानी कि बीच में मेरा कितना था, ये जो बीच का पार्ट है, ताकि मैं अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकूं। क्योंकि यहां पे क्या होता है, कभी 10 है, कभी 9 है, कभी 8 है, कभी ज्यादा हो गए। तो बीच में मुझे कभी भी एवरेज लेना है तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैं एवरेज लेता हूं और इनटू कर डिवाइड बाय 2 कर लेता हूं। तो ये आ जाएगा मेरा 2, दिस इज 15, राइट। अब आते हैं सर ओवर टाइम कॉस्ट एंड जेआईटी। जेआईटी क्या कहता है सर कि जितनी भी डिमांड है मैं उतना ही बनाऊंगा। तो डिमांड कितनी है आप देख सकते हैं कि ये है मुझे सेल, इतना मुझे सेल करना है। मार्केट में इतने लोग मुझसे खरीदने के लिए मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो मैं समझ लीजिए एक महीने की आपसे बात करता हूं, पहले महीने में मेरे पास में 120 यूनिट्स की डिमांड आई है। अब जेआईटी में मैंने पहले डिसाइड करके रखा है, या फिर ऊपर देख सकते हो आप कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ है कि हम हर महीने डिसाइड करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं कितने बना सकता हूं जो कि मुझे अपने लेबर्स को पेमेंट करना है। तो लेबर्स ने बोला कि सर मैं 150 घंटे आपके लिए रेगुलरली काम कर लूंगा, यानी कि 9 से 6 का टाइम जो कि हमारा रेगुलर टाइम है। तो 9 से 6 का जो टाइम है उसमें हम 150 यूनिट्स तक तो बना ही सकते हैं। तो हमें डिमांड कितनी है, 120 यूनिट्स की। तो क्या ये डिमांड पूरी हो जाएंगी? हाँ सर, ये डिमांड पूरी हो जाएंगी। और सर ये बॉटलनेक का मतलब क्या है, देखिए गर्दन, मेरी गर्दन हमेशा एक लिमिटेड फैक्टर की वजह से चलती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैं कितना खाना खा सकता हूं, तो एक लिमिटेड खाना खा सकते हो। तो आपके केस में जो बॉटलनेक है, आपके केस में जो समस्या है, जो लिमिटेड है, जो रिसोर्सेस आपके लिमिटेड है, वो है आपका लेबर। लेबर कहता है कि मैं आपके लिए 150 घंटे आपके रेगुलर वेजेस में काम कर लूंगा। तो ये जो बॉटलनेक है आपके क्या है, आवर्स, या फिर आप कह सकते हैं कि प्रोडक्शन यूनिट्स, क्योंकि आप जितने भी घंटे काम करें आप 150 यूनिट्स तक के उनसे करवा सकते हो। तो यहाँ पे डिमांड कितनी है, 150 यूनिट से कम है, तो इसमें तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट महीने में। सर नेक्स्ट महीने में हमें 160 यूनिट्स की डिमांड आ गई, 160 यूनिट्स की डिमांड आ गई और हमारे लेबर्स का कह रहे हैं कि सर मैं आपके लिए 150 घंटे नॉर्मल वेजेस में काम कर लूंगा, जैसे कि हमारा डिसाइडेड था, यानी कि 9 से 6 के टाइम पे। तो आपको डिमांड कितनी आ गई है, सर हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 150 घंटे काम ही करवा सकते हैं। तो आप अपनी नॉर्मल लिमिट से कितना ऊपर उठ के इनसे काम करवा रहे, सर अब इनसे 10 यूनिट्स का ज्यादा काम करवा रहे। कितने का, 10 यूनिट्स का आप इनसे ज्यादा काम करवा रहे हैं। ओके सर, यहां पे देखिए अब हमने बात की थी कि ओवर टाइम के लिए हम पहले लेबर्स को पेमेंट देना पड़ेगा। तो कितने रुपए का हमें ओवर टाइम देना होगा, 10 यूनिट्स का ओवर टाइम देना होगा। सर आपने तो कह दिया यूनिट्स, लेकिन 10 यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? सर यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको 20 घंटे लगते हैं हर एक यूनिट के लिए। तो अगर आपके पास में 10 यूनिट अवेलेबल है तो हर यूनिट के लिए आपको 20 घंटे लगते हैं, 20 आवर्स लगते हैं। तो कुल मिलाकर आपको 200 घंटे उनसे ज्यादा काम करवाना है, ओवर टाइम में काम करवाना है। तो 200 आवर्स और ओवर टाइम आवर्स और ओवर टाइम 200 घंटे का, हर घंटे के आपको उससे क्या करना है, डबल रेट देना है। जो कि नॉर्मली हम 3 रुपए देते हैं, तो आपको इसका 200% यानी कि डबल आपका कितना हो गया, 6 रुपए हो गया। तो 200 इंटू 6 इज व्हाट, 200 इंटू 6 इज 1200 रुपए आपके होते हैं इस केस में। जो कि आपने क्या हो गया, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा डिमांड आने के कारण आपको ये करना पड़ा जेआईटी की वजह से। ओके आगे देखते हैं सर, आगे देखते हैं। पहला हो गया ये, सेकंड है 140 आवर्स। तीसरे महीने की बात हो रही है सर, 140 आवर्स हमारे 150 घंटे के लिमिट में ही आ चुका है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 180 घंटे। 180 घंटे में से हमने क्या कहा कि 150 घंटे का जो प्रोडक्शन है, 150 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है, हम नॉर्मल टाइम में ही कर सकते हैं। लेकिन जो आपके जो 30 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन है उसके लिए हमें एडिशनल समय देना होगा, यानी कि ओवर टाइम 9 से 6 के बाद में हमें समय में काम करना होगा। तो जितना समय, जितने यूनिट्स को बनाने के लिए जितना समय लगेगा उसके हिसाब से हम आपसे पैसे लेंगे। तो यहां पे देखिए उसने कहा है कि आपको हर एक यूनिट के लिए कितने 20 घंटे लगते हैं। तो अगर आपको 30 यूनिट्स बनाने तो आपको कितने घंटे लगेंगे, 20 इंटू
20 इंटू 3600 आवर्स आपको कुल मिला के लगेंगे और हर एक घंटे के लिए आपको ओवर टाइम के हिसाब से उनके रुपए 6 पर आवर का पेमेंट करना होगा। तो 600 घंटे इंटू 6 पर आवर आपको 3600 रुपए का खर्चा हो जाएगा। इन दोनों को मिला लोगे तो 4800 रुपए का एडिशनल खर्चा आपको जेआईटीओएस से आ गया टोटल ओवर टाइम पेमेंट का। बाकी सब तो नॉर्मल पेमेंट्स थे। अब सर आगे देखते हैं, बेस्ड अपॉन द कंपैरेटिव कॉस्ट फॉर अपकमिंग 4 मंथ्स, अगर हम 4 महीने की कॉस्ट को कंपेयर करें तो यहां पे क्या है, हमारा कॉस्ट सेविंग है 400 रुपए की। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर मैं नॉर्मल सिस्टम में हूं तो मुझे 5200 रुपए का खर्चा आता है जो कि हमारा कैरिंग कॉस्ट है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो मुझे कैरिंग कॉस्ट तो कुछ आता ही नहीं क्योंकि मैं कुछ स्टॉक कैरी नहीं कर रहा हूं, लेकिन लेबर्स को मैं ज्यादा काम करवा रहा हूं तो उनके मुझे ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं ओवर टाइम। तो वो ओवर टाइम का जो पैसा है वो 4800 रुपए, जो 5200 से 400 रुपए कम है। तो जेआईटी प्रोडक्शन में मेरे पास में 400 रुपए का फायदा हो रहा है अगर आप इसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन। होप सो आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझी तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको सारी बातों का सॉल्यूशन वहां पे दे दूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए ईओक्यू और जो एवरेज स्टॉक के जितने भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो आपके पुराने आईपीसीसी के कॉन्सेप्ट्स और काफी सिंपल है, और अगर बाद में टाइम मिलता है तो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।